क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पाँव के अंगूठे में इतना तेज दर्द उठा रात में कि आपकी नींद ही खराब हो गई? इतना दर्द कि अगर उस पे बेडशीट भी छुए तो वो अनबियरेबल हो जाता है और आप फिर सोचने बैठ जाते हैं कि क्या इंजरी हुई थी, क्या हुआ, ये दर्द आया कहाँ से, क्योंकि सोए तो ठीक ठाक थे। प्रॉब्लम सिर्फ सडन स्वेलिंग, रेडनेस और दर्द की है, वो भी पाँव के अंगूठे में। फिर आप उसकी जांच कराते हैं और पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। बट असली सवाल ये है कि ये क्या सिर्फ खाने से हुआ या इसके अंदर कुछ और डीप बात है जिसे हमें समझना जरूरी है। आज हम इसी कंडीशन के बारे में, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं गाउट, जो होती है यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से। अच्छी खबर ये है कि इस कंडीशन को हम अच्छे से समझते हैं और ज़्यादातर केसेस में हम समय रहते हुए अगर इसकी ट्रीटमेंट कराएं तो इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि गाउट एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करता है, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे बहुत सारे लोग अर्ली स्टेजेस में इसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो दर्द है और जो डिसेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे उठने वाला दर्द बहुत सिवियर होता है और हो सकता है कि वो स्टार्ट आपके पाँव के अंगूठे से हो, लेकिन वो वहाँ पे रुकता नहीं है। ये आपके और भी जोड़ों को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि एंकल हो गया, फुट हो गया, घुटना हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया। और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते नहीं है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड रहती है। अटैक्स के बीच में आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहीं पे लोग गलत राह ले लेते हैं, इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं पहले एपिसोड के बाद, ये सोचते हुए कि सब कुछ ठीक हो गया, और जो बीमारी है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करती रहती है। और फिर आप ये सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, और इसको लिंक करते हैं किसी गलत खाने के साथ और अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। रियलिटी ये है कि गाउट इज मोर अबाउट आपकी बॉडी यूरिक एसिड को हैंडल कैसे कर रही है, रादर देन कि आपने खाया क्या है। और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यूरिक एसिड को समझना बहुत जरूरी है, और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो गाउट और उसकी पूरी कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो ये यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में बनता है चीज़ों के ब्रेक डाउन होने से, और वो उन सब्सटेंसेस का नाम है प्यूरिन्स। अब ये प्यूरिन्स क्या होते हैं? आप इसको देख सकते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, जो हमारा डीएनए बनाते हैं और जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, और ये हमारी बॉडी में बाहर के खाने से भी आ सकते हैं। आप इसको एक बैलेंस की तरह से समझ सकते हैं। आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली यूरिक एसिड बना रही है, एट द सेम टाइम जो आपकी किडनीज हैं उसको कॉन्स्टेंटली निकाल रही हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, और ज़्यादातर लोगों में ये एक ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि रिमूवल का प्रॉब्लम है। बात करते हैं आखिर गाउट की प्रॉब्लम होती क्यों है, यानी कि इसका बेसिक कारण क्या है। हमने दो चीज़ों की बात करी, एक प्रोडक्शन और एक एलिमिनेशन। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगी? डाइट की वजह से, या फ्रक्टोज की वजह से जो कि हम डाइट से कंज्यूम करते हैं, या फिर सेल टर्नओवर की वजह से, मतलब किसी वजह से, चाहे वो कैंसर हो, रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, जो सेल्स है वो बार बार टूट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा यूरिक एसिड बन रहा है। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम है एलिमिनेशन कम होना, यानी कि बॉडी से जो यूरिक एसिड बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा है, इसलिए बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बोला, ये ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये होती है किडनी की प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत बार बहुत सारी मेटाबॉलिक कंडीशंस की वजह से, कई बार ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम ले लेते हैं और उसकी वजह से जो एलिमिनेशन है उस पर फ़र्क पड़ने लगता है। और इसके बहुत सारे जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम यूरिक एसिड को नॉर्मल से हट के हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एक्यूमुलेशन है बॉडी में वो ज़्यादा होने का चांस हो जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट लाइफस्टाइल, it is about how your body is wired. But yes, lifestyle is an important component of gout management. तो होता यह है कि जब ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी के अंदर, और उससे बनने लगते हैं क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल्स जाके डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है। तो एक लेवल है, जैसे कि एक ब्लड लेवल है, और इस लेवल को हम मानते हैं अराउंड 6.8 मिलीग्राम्स पर डेसीलिटर। जब इससे ऊपर लेवल जाने लगता है तो वो क्रिस्टल्स जो हैं वो बनने लगते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो एक पानी का ग्लास है, उसमें आप चीनी मिला रहे हैं, कुछ टाइम तो वो घुलती रहेगी, लेकिन जब आप और चीनी डालते रहेंगे और चीनी डालते रहेंगे तो वो नीचे जाके सेटल होने लगेगी। ऐसे ही जब यूरिक एसिड का लेवल एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ने लगता है तो वो जा करके क्रिस्टल्स की फॉर्म में जॉइंट्स में सेटल होने लगता है, और जॉइंट्स के लिए एक फॉरेन बॉडी है जो उन्हें पसंद नहीं है।
उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होने लगती है, और जब इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होने लगती है तो दर्द, सूजन, रेडनेस वो सब आने लगता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है एक बॉडी के लिए जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि एक फॉरेन बॉडी के प्रेजेंस की वजह से। और यही है एक गाउट का अटैक। सो गाउट इज इक्वल टू हाई यूरिक एसिड प्लस क्रिस्टल फॉर्मेशन प्लस इन्फ्लेमेशन। और जो हमारा एम रहता है ट्रीटमेंट का वो ये रहता है कि इसके यूरिक एसिड के लेवल को हम कम करके रखें 6 से नीचे, ताकि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये डिपॉजिट ना हो, और ना सिर्फ डिपॉजिट ना हो बल्कि जो बन गए हैं उनमें से भी जो यूरिक एसिड लेवल है वो एलिमिनेट होने लगे। तो अब आते हैं डायग्नोसिस पे, यानी कि ये गाउट का डायग्नोसिस बनता कैसे है। यूरिक एसिड लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, बट खाली वही एक मापदंड नहीं है, वही एक पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनता है। और 1/3 लोगों में एक्यूट अटैक के समय यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो अगर वो आपके नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन आपके सिम्टम्स टिपिकली मैच हो रहे हैं तो इसको डिसमिस नहीं करेंगे, क्योंकि गाउट कैन स्टिल बी अ पॉसिबिलिटी। डायग्नोसिस बनता है आपके सिम्टम्स को रिकग्नाइज करके, आपके पैटर्न को रिकग्नाइज करके, और बहुत बार हम और चीज़ों की भी मदद लेते हैं। जैसे घुटने का अगर अल्ट्रासाउंड करा जाए तो उसमें एक टिपिकल अपीयरेंस होती है जिसे हम ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस बोलते हैं, जिससे डायग्नोसिस बन सकता है। उसके अलावा अगर घुटने का जॉइंट फ्लूइड निकाला जाए और उसकी एग्जामिनेशन किया जाए और उसमें अगर हमें वो क्रिस्टल्स दिखाए जाएं तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि हाँ ये गाउट में ही दिखता है, मतलब कि आपको गाउट है। एज अ पेन स्पेशलिस्ट हम इस सब काम में मदद करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, पानी निकाल करके उसको डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं। और बहुत बार अगर एक ही जॉइंट इन्वॉल्व है या कुछ ही जॉइंट इन्वॉल्व है और उनमें बहुत सारा दर्द है और किसी और वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे इंजेक्शन करके उस दर्द को कम करने में भी मदद करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो समझना ज़रूरी है वो है स्टेजेस ऑफ गाउट, मतलब इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं वो कैसे प्रोग्रेस करती हैं। इनिशियली खाली हाई यूरिक एसिड लेवल होता है जिसके हो सकता है कोई सिम्टम्स भी ना आए। फिर जब ये थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंच जाता है तो फर्स्ट अटैक होता है। अटैक को आपने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद बहुत बार साइलेंट पीरियड आ जाते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट धीरे धीरे अटैक्स दोबारा आने लगते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं, और फिर ये जॉइंट डैमेज और एक क्रॉनिक कंडीशन की तरह बन जाता है। तो आपको एक्ट कब करना है? आपको एक्ट करना है जब पहले एपिसोड शुरू हो जाए तभी, और अगर उससे पहले भी अगर आपके ब्लड लेवल्स रेज्ड आ रहे हैं तो तब भी इसको हम वापस टैकल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं और जॉइंट्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो अब तो हमारे पास इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको अटैक्स के बीच में सब कुछ नॉर्मल लगे तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज जो है वो इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि ये जो गाउट है दिस इज नॉट अ वन टाइम प्रॉब्लम, इट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। और ऐसी लॉन्ग टर्म कंडीशन को अगर हम इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्रॉनिसिटी की तरफ चली जाती है, यानी कि आपको लंबा परेशान करती है। बहुत बार जब गाउट में यूरिक एसिड लेवल्स ज़्यादा रहते हैं तो ये क्रिस्टल्स बहुत बार लम्प्स की तरह स्किन के नीचे भी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टोफाई। तो अब आगे चलते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली डाइट का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इस सवाल के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे आके ये सवाल स्पेसिफिकली पूछते हैं और इस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। डाइट पे बात करने से पहले मैं आपसे दोबारा से बोलना चाहूँगा कि डाइट और लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं, लेकिन वो इकलौता कंपोनेंट नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी, इट्स अबाउट हाउ योर बॉडी इज हैंडलिंग द यूरिक एसिड, एंड क्वाइट ऑफन द प्रॉब्लम इज इन द एलिमिनेशन रादर देन व्हाट वी आर टेकिंग इनसाइड। बट यस, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ले क्या रहे हैं वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो कॉमन सवाल है कि मुझे क्या खाना है, क्या छोड़ना है, और इसको हम साइंटिफिकली सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली यूरिक एसिड लेवल्स को कौन सी चीज़ें सिग्निफिकेंटली रेज कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट आ जाता है शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, फ्रक्टोज और एक्सेस रेड मीट। ये सारी चीज़ें जो है यूरिक एसिड लेवल्स को खास करके बढ़ाती हैं, और सी फूड ऑल्सो। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि फ्रक्टोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये हमारे सोडाज और प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस, उन सब चीज़ों में ये काफ़ी मात्रा में हो सकता है। अगर हम खासकर इंडियन डाइट की बात करें तो बहुत बार दाल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन सारी दालों को एक ही कंपोनेंट में डालना ठीक नहीं होगा। जैसे कि मूंग की दाल है वो थोड़ी सेफर मानी जाती है, मसूर और तूर की दाल है वो इन बिटवीन कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें राजमा और छोलों की तो उससे जो लेवल बढ़ता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। सोया जैसी चीज़ों को खास करके लिमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन सारी दालों को बंद करना
ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझसे पूछी जाती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मिल्क, कर्ड, पनीर, ये सब कुछ सेफली लिया जा सकता है और कुछ हद तक ये इवन प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। ऐसे ही मोस्ट वेजिटेबल्स आर सेफ। इवन नॉन वेजिटेरियन फूड की भी हम बात करें तो वो अलाउड है, लेकिन कंट्रोल्ड मात्रा में और सारे मेजर्स के साथ में। खास करके जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सी फूड या रेड मीट से हो सकती है, ये बात हमें याद रखना ज़रूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं अपने मरीजों में देखता हूँ कि जब दर्द आता है वो सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, सारी दवाइयाँ करते हैं, और जब दर्द चले जाता है तो वो सब कुछ बंद हो जाता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि गाउट जो है वो बार बार वापस आता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अचीव करने के बाद उसको कंटिन्यू करना, उस लाइफस्टाइल को, उन सारे मेजर्स को, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये वापस आने लगता है। Most of the gout treatment fails because patients stop early rather than the medicines not working, and this is something you need to remember. तो अब चलते हैं आगे ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छी बात यह है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि हम इस कंडीशन को समझते हैं, इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के दो मेन गोल यानी कि एम्स रहते हैं। पहली चीज़ कि दर्द को कम करना। ज़्यादातर लोग खाली इसी पे फोकस करके रुक जाते हैं और अपनी ट्रीटमेंट को दर्द से ही गाइड करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड करता है यूरिक एसिड के लेवल्स को भी कंट्रोल करने में, जो कि हमारी ट्रीटमेंट का दूसरा गोल है। तो पहले गोल की अगर बात करें, दर्द को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, कॉल्चिसिन जैसी दवाइयाँ, कभी कभी स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। और सिंपल मेजर्स लाइक रेस्ट एंड आइस कंप्रेशन कैन ऑल्सो हेल्प। पेन स्पेशलिस्ट का यहाँ पे खास रोल है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जॉइंट फ्लूइड को एस्पिरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल जॉइंट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक रैपिड रिलीफ दे सकते हैं, ये सब चीज़ें करके। दूसरे अगर एम की बात करें ट्रीटमेंट के, तो वो है डिजीज़ कंट्रोल, जिसमें हम यूरिक एसिड को 6 से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और वहीं पे रखने की कोशिश करते हैं ताकि क्रिस्टल्स जो हैं वो डिज़ोल्व होने लगे। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मेजर्स ज़रूरी है। इसके लिए हम अलग तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू की जाती हैं, ताकि ये लेवल जो है वो मेंटेन रहे। आपको क्या करना है? आपको वह करना है लाइफस्टाइल मेजर्स में चेंजेस, यानी कि डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, और अगर ज़्यादा है तो ग्रेजुअल वेट लॉस की तरफ एम करना है। अल्कोहल, खास करके बियर जैसी चीज़ों से दूर रहना है। कई बार क्रैश डाइटिंग करना, उससे भी अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है। अगर हम वेट कम कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, रादर देन क्रैश डाइटिंग करके एकदम से काटने की कोशिश करें। और एक और बात जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो ये है कि गाउट जो है वो खाली एक जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चलती हैं, जैसे कि वजन का ज़्यादा होना, डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का रेज्ड होना, और ये सब चीज़ें गाउट के साथ जुड़ करके चलती हैं। बहुत बार गाउट एक विजिबल साइन होता है, एक हमारे लिए एक पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि समथिंग डीपर इज़ रॉन्ग। एंड यूरिक एसिड के लेवल्स को कंट्रोल करने से ना सिर्फ आपके दर्द और आर्थराइटिस जैसी चीज़ों में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपका जो हार्ट यानी कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क है वो भी कम होता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गाउट कुछ उन बीमारियों में से है जिसे हम अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम सही समय पे सही ट्रीटमेंट करें। लेकिन हाँ, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये जो टेम्पररी पेन है ये कभी कभी आगे बढ़ करके परमानेंट डैमेज भी बन सकता है। सो आई थिंक द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, आर यू रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ? और अगर आपको ऐसे एक या उससे ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं तो इसको सही से इवैल्यूएट करना ज़रूरी है और सही ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अटैक के लिए वेट करना सही ट्रीटमेंट नहीं है, और समय रहते अगर हम इसको कंट्रोल में रखेंगे यूरिक एसिड लेवल्स को, तो नेक्स्ट अटैक शायद आएगा ही नहीं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके लिए काम आएगी। और ये वीडियो मैंने खास करके इसलिए बनाया क्योंकि एक हमारे रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव, उनको प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने मुझसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जो मैंने उन्हें दी, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं ये जो मिसकंसेप्शंस है इस बीमारी के बारे में वाइडली प्रेवलेंट है, तो उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे मरीजों को मैंने देखा है कि जैसे ही सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं या ब्लड लेवल्स नॉर्मल आने लगते हैं वो दवाई छोड़ देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ऐसी और एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। दिस इज डॉक्टर आमोद मनोचा फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर साइनिंग ऑफ।